नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। सिंगरौली जिले के भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कांतदेव सिंह एवं भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल सहित सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य की उपस्थिति में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के 1 साल पूरा करने पर स्वर्णिम 1 साल करार देते हुए उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सिंह ने बताया कि कांग्रेस के कमलनाथ ने झूठ बोलकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी, किसानों का कर्जा भी माफ नहीं किया। कांग्रेस के लोग अवैध खनन में संलिप्त हो गए, जिससे प्रदेश में माफिया राज चलने लगा। कमलनाथ अपने अहंकार में डूब गए। यही कारण हुआ कि उनके पार्टी के नेता ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे। सिंधिया को भी चुनौती दी, जिससे वे अपने समर्थकों के साथ भाजपा में आ गए। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने मीसा बंदिया को पेंशन बंद कर दी, गरीबों के संबल योजना को भी बंद कर उनके हक मारने का पाप किया। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली सम्मान निधि का लाभ भी नहीं देने दिया। मध्य प्रदेश से किसानों की सूची तक नहीं भेजने दी। प्रेस वार्ता करके सरकार के 1 वर्ष की योजनाओं की जानकारी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता तक पहुँचाई जाए। इस नाते हम सब लोग 15 महीने बनाम 12 महीने ये तुलनात्मक दृष्टि से ये देखते हुए कि 15 महीनों की सरकार जब कमलनाथ जी की थी, उस समय मध्य प्रदेश में कितना भ्रष्टाचार था, कितनी कठिनाइयों से गुजर रहे थे प्रदेश के लोग, और 12 महीने में जब से शिवराज जी की सरकार आई है, इन 12 महीनों में कितने जन कल्याणकारी कार्यक्रम हुए हैं। इन योजनाओं की जानकारी आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए आज पत्रकार वार्ता रखी है। क्या मानते हैं कि कांग्रेस सरकार से आपकी सरकार कैसी कार्य की? 100 टाइम बेहतर है, कोई तुलना ही नहीं है। 15 महीनों में जो मध्य प्रदेश की स्थिति हो गई थी, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे केंद्र से आने वाली योजनाओं में जो लाभ राशि मिलती थी उन राशि की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो 2.5 लाख आवास आए थे वो वापस हो गए, किसान सम्मान निधि की सूची न जाने से वो पैसा नहीं जारी हो पाया था, तमाम संबल योजना बंद हो गई, तमाम योजनाएं जो मध्य प्रदेश की शिवराज जी के नेतृत्व में चल रही थी पिछले 15 वर्षों से, उन योजनाएं बंद हो गई। तो वो जो 15 महीना बीता है, उन 15 महीनों में मध्य प्रदेश की जनता दंश सही है। आज ये 12 महीने बीतने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हम निश्चित रूप से देश में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश भारतवर्ष में सबसे बेहतर प्रदेश साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की यह सरकार, जो कि आज 1 वर्ष पूर्ण की, हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता मिलकर के आपके माध्यम से आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से इस सिंगरौली की जनता को यह बताना चाहते हैं कि जो पिछली 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, उस 15 महीने के बनाम हमारी 12 महीने की सरकार ने क्या क्या किया, ऐसा यह बताने की भी आवश्यकता नहीं है। यह पूरे प्रदेश की और पूरे देश की यह जनता जान रही है। इस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का समय रहा हो, या किसानों के लाभ का विषय रहा हो, या हितग्राहियों को लाभ देने का विषय रहा हो, या जो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आज दोपहर ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री के आदेश पर रीवा में भी सायरन बजाओ अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान शिल्पी प्लाजा चौकी के पास रीवा कलेक्टर सहित भाजपा के कुछ नेताओं ने मिलकर लोगों को समझाइश दी। वहीं रीवा जिले के हनुमाना में भी एसडीएम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी नगर भ्रमण करके लोगों को समझाइश की। सभी लोग मास्क लगाए और 2 गज की दूरी बनाए रखे का संकल्प दिलाया। पूरे देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ चुका है, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र में लॉकडाउन कर दिया गया, तो वहीं मध्य प्रदेश के 3 जिलों में भी लॉकडाउन कर दिया गया है। आज मुख्यमंत्री के निर्देश पर 11 बजे और 7 बजे सायरन बजाना था और सायरन बजाकर लोगों को समझाइश देना था कि समझाइश दीजिए, वो मास्क लगाएं। उसी सिलसिले में 11 बजे आज रीवा जिले के हनुमाना में पैदल मार्च निकाल कर लोगों को समझाइश दी गई। और अभी हमारे साथ हनुमाना एसडीएम हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि क्या लोगों को समझाइश दी गई और कितना लोगों के समझ में आया।
सर आज पैदल मार्च निकाला गया आप लोगों के द्वारा, इसमें लोगों को क्या समझाइश दी गई? उनको मास्क पहनने की समझाइश दी गई है कि वो जो दुकानदार है दुकान में बैठने से पहले मास्क पहन के बैठें। जो भी ग्राहक आते हैं तो उनको भी मास्क पहनने के लिए वो प्रेरित करें। दुकान के बाहर गोला बनाएं, सामाजिक दूरी बना करके रखें, हैंड सैनिटाइजर का यथासंभव उपयोग करें। सर कितने बजे से शुरू किया गया? ये कार्यक्रम हम लोगों का आज बिल्कुल 7 से 11 बजे से प्रारंभ किया गया, जब हम लोगों ने सायरन बजा करके एक संकल्प लिया कि हम लोगों को कोरोना के बढ़ने से पूरी तरह रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना है, जिससे यह घातक बीमारी जो है तो हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र में इसका प्रसार न हो। सर क्या इस समझाइश से लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? क्या असर देखने को मिल रहा है? असर देखने को मिल रहा है। जिन लोगों को हम लोगों ने मास्क पहनने के लिए हिदायत दी है वो सभी लोग मास्क पहन रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बातों को गौर से सुनेंगे। हम उनके हित की बात कर रहे हैं और उसका वो पालन करेंगे। सर कब तक ये जारी रहेगा? ये हम लोग लगभग 1 सप्ताह इस कार्यक्रम को हम लोग चलाएंगे। धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ हनुमाना एसडीएम थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे लोगों को लगातार समझाइश दी जा रही है और पैदल निकल कर मार्केट में पैदल मार्च निकाल कर लगातार लोगों को समझाया जा रहा है कि मास्क पहने। अगर वहीं देखा जाए तो रीवा में भी लगभग 7 से 8 केस इस समय पे कोरोना के पर डे आ रहे हैं, जिसको देखते हुए रीवा जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो गया है और लोगों को समझाइश दे रहा है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। आप कोरोना से बचने के लिए पूरी तरह से सतर्कता बरतें। एएनबी न्यूज़ के साथ संवाददाता विजय तिवारी, रीवा। जो निर्देश मिला है कि आगामी 1 सप्ताह तक सुबह 11 बजे और शाम के 7 बजे 2 मिनट के लिए जो पुलिस के वाहन है अथवा जो भी शासकीय बिल्डिंग है जहाँ पर सायरन लगा हुआ है, तो वहाँ पे सायरन बजा करके लोगों को एक मैसेज देना है कि अपने ज़िले में भी और पूरे प्रदेश में और देश में कोरोना की मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो लोगों में ये फिर से जागरूकता पैदा करना है कि मास्क पहने, वो सामाजिक दूरी बना कर रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और जो हमारा वैक्सीनेशन केंद्र है उन वैक्सीनेशन केंद्र में जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं अथवा जो 45 से 60 वर्ष के व्यक्ति हैं जिनको कोई गंभीर बीमारी है, तो वह वैक्सीनेशन अवश्य करा लें, क्योंकि उस कोरोना का जो है अभी बचाव के लिए हम लोगों के पास में सबसे बड़ा विकल्प जो है सो सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और अपने आप को सैनिटाइज रखना है। तो उसी सिलसिले में हम लोग जागरूकता पैदा करने के लिए आज सीधी मार्ग पे पैदल मार्च किए हैं। अभी हम दूसरे पहर शाम के समय में दूसरे तरफ भी जाएंगे, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। और निर्देश ये भी है कि अगर जो दुकानदार है वो भी दुकान में अपना सामग्री बेचते वक्त में मास्क पहन के बैठें। जो ग्राहक आते हैं उनसे भी वो जागरूक करें कि वही मास्क पहन के आएँ दुकान। तो आप सही कह रहे हैं कि जिनके पास मास्क का साधन नहीं होगा उनको हम मास्क भी वितरित करेंगे। इसके लिए हमने नगर पंचायत को बता दिया है और मास्क की व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है, तो ये भी व्यवस्था हम लोग रखेंगे। ये भी निर्देश है कि लोग अगर कहने समझाने के बाद भी नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ हम लोग जुर्माने की कार्रवाई भी करेंगे। देवास में पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। देवास में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुंगी बजाकर रसोई गैस और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर अपना आक्रोश भी जताया। इस बात को लेकर बजाया गया और क्या इसको लेकर कहना चाहेंगे आप? सरकार द्वारा जैसे सायरन बजाकर कोरोना कम किया जा रहा है, इसी प्रकार हम भी सरकार ने जब भी बोला थाली बजाना, जनता ने थाली बजाई। सरकार ने बोला कि आपको दिए जलाना, दिए जलाए कि कोरोना चले जाएगा। हम इस सरकार की पहल की सराहनीय तारीफ करते हैं कि चलो ठीक है, आपने सोचा कि जैसे कि सायरन और दिए जलाने से और थाली बजाने से महंगाई कम हो सकती है, तो एक बार हम आम जनता की भी बात सुने कि हम आज सिटी और पुंगी बजा रहे हैं, तो कम से कम आप भी थोड़ी बहुत महंगाई कम करें। दतिया में कोरोना से बचाओ, कोरोना भगाओ, मास्क लगाओ एवं सोशल डिस्टेंस जागरूक अभियान में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दतिया राजगढ़ तिराहे पर महिलाएं समाज सेवियों द्वारा बिना मास्क वालों को मास्क के लिए प्रेरित एवं कोरोना से बचाने के बारे में भी बताया गया। आज जो
प्रदेश सरकार के द्वारा 11 बजे से मास्क की मुहिम चालू की गई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये सरकार द्वारा जो ये मुहिम चालू की गई है ये बहुत अच्छी है, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि वापस से कोरोना बैक है और लोगों ने लापरवाही चालू कर दी है। इसीलिए मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान के तहत आज हम लोगों ने जन शिक्षण संस्थान और नगर पालिका की श्रीमती अंजलि शुक्ला सहायक यंत्री के द्वारा हम लोग ने राजघाट तिराहे पर आज मास्क को लेके लोगों को रोका है। जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनके चालान भी काटे गए हैं और उनसे अपील की गई है कि कृपया आप घर से निकलें तो मास्क लगाकर ही निकलें। और कोरोना वैक्सीन को लेके भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग 60 वर्ष से ऊपर है वो लोग डरे नहीं और वैक्सीन लगाने ज़रूर अपने सिटी हॉस्पिटल में जाएं। और यह वैक्सीन लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ बढ़ा रही है और लोगों को कोरोना के संक्रमण से थोड़ा सा दूर रख रही है। देखने में आ रहा है कि जो लोग उल्लंघन भी कर रहे हैं तो उनके लिए क्या कार्रवाई रहेगी? मैं ये चाहूँगी कि जो लोग इस आदेश के उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उनके संक्रमण होने से हमारे शहर को, हमारे प्रदेश को बीमारी का डर है, लेकिन उनके लिए कुछ ना कुछ कड़ी कार्रवाई ज़रूर की जाए, क्योंकि जब किसी कार्य को लेकर दंडात्मक कार्य किया जाता है तभी जनता हमारी सुधरती है। कोरोना को लेकर आपका क्या जन संदेश रहेगा? मैं कोरोना के लेके मैं यही लोगों से अपील करूंगी कि कृपया थोड़ा सा दूर रहें, भीड़ भाड़ वाली जगह से थोड़ा सा हम कम ही जाएं और जहां भी अगर हम जाते हैं तो मास्क का नियमित उपयोग करें और अपने हाथों को आज भी बार बार साबुन से धोएं और सैनिटाइज करते रहें। और यही मेरा संदेश है, क्योंकि यही संक्रमण से बचने का बस एकमात्र उपाय है। विदिशा शहर के डंडापुरा क्षेत्र में बिना अनुमति और बिना लाइसेंस के लोगों का इलाज कर रहे एक झोला छाप डॉक्टर की दुकान पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से टीम ने पहुंचकर कार्रवाई करते हुए दुकान को सील किया। वही 15 दिन का समय उन्हें तमाम दस्तावेज और कागजात दिखाने के लिए दिया। 15 दिन में विभागीय संतुष्ट न होने पर संबंधित झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ FIR की गई। पिछले दिनों उसी झोला छाप डॉक्टर ने बस हादसे में घायल हुए 3 व्यक्तियों का इलाज किया था। इसकी सूचना थाने में नहीं दी। आप आए, क्या कुछ पाया आपने यहाँ पे देखा? मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह चौहान, अपनी चिकित्सा अधिकारी विदिशा। हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे बिना रजिस्ट्रेशन के डॉक्टर वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इनकी जांच पड़ताल की गई, जो कि सही पाई। उनके पास कोई दस्तावेज नहीं मिलेंगे, कोई डिग्री रजिस्ट्रेशन नहीं है और सीधा नियमों को ताक के रखते हुए काम किया जा रहा था। और अभी हमने नोटिस करके कार्रवाई नोटिस दिया है, इसके अंदर इनको तामीली में पत्र दिया है मना और ये काम कर रहे हैं। सर कब से क्लिनिक चला रहे हैं? और ये वो तो अभी ये कोरोना के टाइम से ही चला रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। कुछ मरीज़ भी थे इनके पास जो इंजेक्शन वगैरह लगवाने आए हुए थे और इंजेक्शन वगैरह लगा के प्रैक्टिस कर रहे थे। सर इन्होंने एक वो बताया था कि हम ये दस्तावेज रखे हुए हैं, कौन सी चीज़ें वो बता रहे थे? वो नहीं, उनके पास अभी कोई दस्तावेज नहीं मिला है, ना ही डिग्री है, ना लाइसेंस है, ना रजिस्ट्रेशन है और ना ही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नियम का वो है, कुछ भी नहीं है। सर क्लिनिक जो चला रहा है उस पर नाम वगैरह कुछ नाम नियम अनुसार क्या कार्रवाई? नियम अनुसार पहले 15 दिन का कार्रवाई को हमको नोटिस दिया जाता है, तामीली दी जाती है। 15 दिन के अंदर दस्तावेज और पंचनामा ये सब नहीं मतलब दे पाते हैं तो उसी FIR और कार्रवाई। सर इस तरह मरीजों के साथ ये दवा वगैरह देते हैं तो कुछ लापरवाही नहीं है इसमें कुछ? हाँ, इसके विरुद्ध इनके खिलाफ आपदा जो नियम अभी चल रहा है कोरोना वाला, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। देवास जिले के टोंक खुर्द तहसील के गांव आगरी में एक विवाहिता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वे अपने मायके में माता पिता के पास थी। पिता का आरोप है कि देर रात करीब 6 आरोपी उनके घर में घुसे। वे लड़की को उठाकर ले गए। वहीं पुलिस का कहना है कि एक आरोपी लड़की से मिलने गया था और घर वालों के जागने के बाद उनके बीच विवाद हुआ। पुलिस की प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। क्या घटना घटी बताओ? सो गया था, मैं 2 बज रही थी रात की। फिर क्या हुआ? वो लोग आए, हमला बोला उन लोगों ने। कितने लोग थे? 6 लोग थे, 4 पहचाना। कहाँ घर पे आए थे? फिर क्या करा इन्होंने? हमला बोलते मेरे को मारा, लड़की को उठा के चले गए। लड़की को लेके चले गए। इनके साथ में कोई हथियार वगैरह? बंदूक थी, फिर पर्से थी इनके पास में। कितने लोग थे? 6 लोग थे। पहचानते उनको आप? पहचानो। उनके नाम बताओ। श्याम, सूर्य सिंह, भगवान सिंह और 2 दिन में अंधेरा में तो उनको पहचाना नहीं। फिर बाद में लड़की की
लेकर चले गई। कहाँ से मिली फिर अपने को? उनके घर के पास में से मिली, पुलिस आई सुबह। आपका नाम और गांव का नाम बता दें। मेरा निर्भय सिंह नाम। सर एक टोकरो का मामला आया था जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई, पूरा मामला बताइए क्या और क्या था? सुबह 9 बजे खुर्द में ग्राम आगरी से चौबा के द्वारा राकेश चौहान जी द्वारा एक शव लाया गया जो महिला का है, जिसकी उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष का समथिंग है और प्रथम दृष्टया देखने में ये लग रहा है कि वह हत्या का मामला है, जिसमें हमें निशान शरीर पर प्राप्त हुआ। ठीक सर, आपका नाम? डॉक्टर राजेश चौधरी, BMO टॉपखुर्द। सर उसके साथ में उसके पिता भी शायद गंभीर घायल है? पिता को भी हाथ में और सिर में चोट आई है, जैसा उनके द्वारा बताया गया है कि जो रात को तकरीबन 2 बजे की कुछ घटना बता रहे हैं। सर बताएं, आगरी गांव में एक विवाहिता को घर में घुसकर उठा ले जाकर उसकी हत्या करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, क्या पूरा मामला है, कब की घटना है? देखिए आज रात्रि की घटना है। इसमें पीपलरावा थाना अंतर्गत आगरी गांव में एक 27 वर्षीय युवक श्यामलाल सन ऑफ मांगीलाल विवाहित युवक था, एक अन्य विवाहित महिला के घर पर गया था उससे मिलने के लिए। महिला के घर वाले जाके उन्होंने देख लिया, उसके बाद उनमें विवाद हुआ। विवाद के बाद चाकू लगने से युवती की मृत्यु हो गई। बाद में हमने आरोपी को राउंड अप कर लिया है, उससे पूछताछ कर रहे हैं कि क्या घटनाक्रम रहा, किस तरह से चाकू लगा, क्या वजह सामने निकल के सामने आ रही है सर? हाँ, तो आपस में विवाद हुआ था, उसमें उसके माता पिता जागे थे तो उनको पता चल गया, तो उन लोग में विवाद हुआ। विवाद के दौरान आपस में मारपीट हुई, उसके दौरान क्या प्रेम प्रसंग का कोई मामला सामने आ रहा है सर? जो आरोपी युवक है वो अपने साथियों के साथ जो घुसा था, आरोपी युवक मिलने गया था, ये बात तो समझ में आई है। अभी तक आगे उनसे पूछताछ की जा रही है आरोपी से कि वो क्यों मिलने गया था रात को और किस परिस्थितियों में उसके साथ एक विवाद हुआ और ये घटना। कितने आरोपी थे सर इस घटना के समय? प्रथम दृष्टया केवल एक व्यक्ति जाने की बात सामने आ रही है, हम पता कर रहे हैं कि क्या उसके साथ कोई और भी लोग थे क्या। सर वो जो मृतक है उसका पिता ये बयान दे रहा है कि लड़की की मृतक की लाश उसके घर के पास मिली बहुत दूर जाके, तो ये सच है क्या उठा के ले गए थे आरोपी? नहीं, एक बार विवाद होने के बाद जब चाकू से उसको हत्या कर दी गई, उसके बाद आरोपी ने उस डेड बॉडी को ले जाने की कोशिश की है, ऐसा कुछ सामने आ रहा है। हम इसमें पड़ताल कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में उसकी विवाद हुआ, किन परिस्थितियों में चाकूबाजी हुई, किस तरह से उसकी मृत्यु हुई। सिंगरौली में बढ़ रहे कोरोना मामले को लेकर चिंतित बीजेपी सरकार द्वारा मंगलवार 23 मार्च सायरन बजाकर प्रदेश में मास्क लगाओ कोरोना भगाओ की मुहिम प्रारंभ की गई। इसी कड़ी में सिंगरौली जिले में बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल के नेतृत्व में भाजपा बरगवा मंडल अध्यक्ष अर्चना विहार के साथ ही सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बरगवा की सड़कों पर उतरकर लोगों को कोरोना से बचाव की जानकारी दी। सामुदायिक भवन से तिराए तक मास्क जागरूकता अभियान चलाया गया। दुकानों के बाहर गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अपील भी की गई। साथ ही तकरीबन 500 लोगों को मास्क भी वितरण किए। वहीं बीजेपी महामंत्री शैलेंद्र द्विवेदी उर्फ सिल्लू ने कहा कि हम रुकेंगे तो कोरोना रुकेगा और हमारा सिंगरौली जिला सुरक्षित होगा। सिंगरौली जिले के सराई तहसील क्षेत्र अंतर्गत तेंदुआ गांव में पिछले 2 महीनों से ट्रांसफार्मर जला है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कलेक्टर राजीव रंजन मीना से लेकर बिजली कंपनी के अफसरों से की है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने कहा है कि बिजली कंपनी के डीई से 1 दर्जन से अधिक बार शिकायत की, लेकिन अफसर सुनने को तैयार नहीं। बिजली गुल होने की वजह से 1000 से अधिक ग्रामीण अंधेरे में है। गेहूं की फसल पूरी नष्ट हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि 1 वर्ष में 4 ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। जलने का कारण 25 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जो गांव का लोड नहीं ले पाता। 63 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगेगा तभी बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि हम सभी ग्रामवासी पैसा इकट्ठा कर ट्रांसफार्मर बदलने हेतु सराई विद्युत विभाग के अधिकारी को 35,000 रुपये दे चुके हैं और गांव में किसी का भी बिजली बिल बकाया नहीं है। उसके बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जा रहा। ग्रामीणों ने अपने क्षेत्रीय विधायक को भी कई बार अवगत कराया, निवेदन किया बिजली की समस्या से निजात दिलाई जाए, लेकिन इन ग्रामीणों की कोई सुनता नहीं है।
दतिया विद्युत विभाग के द्वारा बकाया दरों पर की जा रही कुर्की एवं संपत्ति सील की कार्रवाई, जिसके चलते दतिया जिले में बकायादारों को नोटिस दिए जाने के बाद राशि का भुगतान नहीं होने के चलते 18 लाख के बकायादारों के यहां कुर्की की कार्रवाई के चलते 5 दुकानों को सील किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अशोक दात्रे 5,90,000 बकाया, अशोक दांगी 7,31,000 बकाया, जिससे कई दुकानदारों पर बकाया राशि होने के चलते दुकानें सील की गई। कार्रवाई को लेकर विद्युत महाप्रबंधक दतिया सुधीर कुमार शर्मा ने बताया कि विभाग की राशि बकायादारों को जमा करनी ही पड़ेगी और इसी प्रकार की कार्रवाई बकायादारों पर निरंतर चलती रहेगी। सर, जिस प्रकार दतिया में विद्युत विभाग की कार्रवाई को लेकर एक हड़कंप सा मचा हुआ है उगाही को लेकर, क्या कहना है आपका? ये हड़कंप की जहाँ तक बात है तो उन्हीं उपभोक्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है जिनके ऊपर बकाया राशि है। जो लोग बरसों से बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे हैं उन्हीं को परेशानी है। बाकी जो आम उपभोक्ता हैं जो नियमित रूप से जमा कर रहे हैं उनको कोई परेशानी नहीं है। विद्युत की व्यवस्थाएं पूरे शहर में अच्छी हैं, पूरे ज़िले में अच्छी चल रही हैं। तो ये हमने मैसेज पहले भी दिया था कि जो लोग विद्युत का बिल का उपयोग करेंगे और जमा करेंगे समय पे तो उनको हम बराबर अच्छी क्वालिटी की बिजली देंगे। तो ये हम पूरा अपना संकल्प पूरा कर रहे हैं और आज की स्थिति में जो बकायादार उपभोक्ता नहीं है उनको बेहतर विद्युत का सेवाएं मिल रही हैं और जो जिन पे बकाया है उन पर हम जो है सतत कार्रवाई कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। खबर सिंगरौली मध्य प्रदेश से है। मंगलवार सुबह 11 बजते ही मोरवा की भीड़ भरी सड़कों पर मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी की सायरन गूंजने लगी। बस स्टैंड, सब्जी मंडी, यूबीआई रोड समेत अन्य मार्गों पर भ्रमण कर लोगों को समझाइश देते दिखे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मंगलवार 23 मार्च को सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे 2 मिनट तक सायरन बजाकर शहर के लोगों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का पालन करने के प्रति जागरूक करे। प्रदेश के मुखिया के आह्वान पर आज जिला प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं मोरबा एसडीओपी राजीव पाठक ने एलआईजी चौराहे स्थित सभी दुकानों पर 2 गज की दूरी पर गोले बनवाकर लोगों की सामाजिक दूरी का पालन करने और सदैव मास्क पहनने के लिए संकल्प किया। कक्करहट्टी नगर परिषद में पदस्थ मुरली चौबे को हटाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। कक्करहट्टी नगर परिषद आए थे ग्रामीण। घंटों इंतजार करने के बाद नाराज जनता ने सीएमओ नगर परिषद कक्करहट्टी की खाली कुर्सी पर चस्पा कर दिया ज्ञापन। 4 दिन पूर्व में मुरली चौबे को भार मुक्त करने को लेकर कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं। कक्करहट्टी नगर परिषद के मुख्य गेट पर ग्रामीणों द्वारा मुरली हटाओ, कक्करहट्टी नगर परिषद बचाओ जैसी नारेबाजी करते हुए सैकड़ों की संख्या में कक्करहट्टी नगर परिषद कार्यालय पहुंचे, जहां पर ज्ञापन देने पहुंचे ग्रामीणों को ज्ञापन देने के लिए कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा। जिम्मेदार अधिकारियों का ग्रामीणों द्वारा घंटों इंतजार करते रहे। जब कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा तो नाराज ग्रामीणों ने कक्करहट्टी नगर परिषद में सीएमओ की खाली कुर्सी पर ही ज्ञापन चिपका दिया। आज कुर्सी में ज्ञापन चिपकाया है, क्या किस लिए ज्ञापन देने आए? हमारे यहाँ नगर परिषद कक्करहट्टी के जो मुरली प्रसाद चौबे हैं सहायक राजस्व निरीक्षक, उनका आज से 2 वर्ष पूर्व स्थानांतरण बक्सवाहा नगर परिषद छतरपुर को हो गया था, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी उनको यहाँ से सीएम कक्करहट्टी द्वारा भार मुक्त नहीं किया गया है और वो ज्ञापन लेने आए भी नहीं है। तो हमने उनकी कुर्सी को ज्ञापन सौंपा है। तो इस तरीके से भ्रष्टाचारी और धांधलेबाजी मची हुई है और कोई ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं है और 2 वर्ष से जमे हुए हैं यहाँ और लगातार 24 वर्षों से जमे हुए हैं और जनता के साथ में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पैसा मंगाते हैं तब काम करते हैं, काम नहीं भी करते हैं, लोगों के कागज फेंक देते हैं। इसी संबंध में पूरा गांव आज एकत्रित होकर हजारों की संख्या में ज्ञापन देने सीएमओ को आए थे, लेकिन वो आए नहीं तो हमने उनकी कुर्सी को ज्ञापन सौंपा। शासन के ट्रांसफर आदेश को ही धत्ता बताया जा रहा है सीएम? बिल्कुल बिल्कुल, नगरीय प्रशासन के द्वारा उनका 2 वर्ष पूर्व स्थानांतरण यहाँ से किया गया था, लेकिन आज दिनांक तक उनको मतलब भार मुक्त नहीं किया गया है। यहाँ से क्या नाम है? रवि त्रिपाठी कक्करहट्टी के राजा राम यादव। इधर बहुत धांधलेबाजी हो रही है।
और ये जितने ये मुल्ली हरे हैं तो बहुत कोई काम नहीं सर करते हैं और कोई कागज ले आओ तो फेंक देती है। हम 2-2 साल के हमारे कागज पड़े, कोई काम नहीं हो रहा और ना कोई इधर सुनाई है। तो हम आप ही से सुना रहे हैं और अगर आप ना सुनोगे तो फिर भाई आप जानो और अपना काम जानो। अभी अधिकारी ने को बुलाया, कोई अधिकारी नहीं आ रहा है इधर है। सकारे से जनता बैठी, सीओ साहब नहीं आ रहे, भोटे आ रहे, तहसीलदार साहब भी कागज। क्या नाम है आपका? राजा नगर पंचायत नगर पालिका आए हैं मुरली चौबे जो है, यहाँ जो काम होते हैं सब फर्जी काम करते हैं। इसलिए हम लोग सब जनता जुड़ के आए, अपना अपना आवेदन दिखाने आए हैं। आवेदन पड़े हुए हैं, रसीदें हमारी रखी हुई हैं, अपात्र लिख देते, पैसा देने पर तत्काल उसका अपात्र कर देती है। किनके माध्यम से पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? अब ये तो मालूम नहीं है, वही सर्वा यहाँ का अधिकारी है, कोई सीओ चार्ज में बैठता नहीं है, वही फुल इंचार्ज में है। कौन है फुल इंचार्ज में? मुरली चौबे। कौन से पद पे है यहाँ पे सीएमओ, यहाँ पे नगर पंचायत? पद का तो पता नहीं है हमको। बाबू है यहाँ। क्या क्या कैसा है इनका, क्या अनुमतियाँ करते हैं? ये तो पैसा ही पैसा सोच रहा है एकदम, यहाँ की जनता को परेशान करे। कितने वर्षों से पदस्थ हैं आप? यहाँ 24 साल हो गए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम घूमन सिंह यादव, बसहा, जिला पन्ना। सिंगरौली जिला कांग्रेस सेवा दल की एक बैठक सर्किट हाउस में आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष व ग्राम पंचायत क्षेत्र पिपरा झांपी के सरपंच रूपेश चंद्र पांडे के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। वही अध्यक्षता जिला कांग्रेस सेवा दल शहर अध्यक्ष राम बाबू सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में महिला कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष शालिनी श्रीवास्तव रही। प्रारंभ में कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रूपेश चंद्र पांडे ने अपनी सरगर्भित उद्बोधन में कहा कि आगामी महीने में सेवा दल का जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरे जिले की विधानसभा के कार्यकर्ता सेवा दल का प्रशिक्षण प्राप्त कर कांग्रेस पार्टी के रीति नीति और कार्यक्रम से अवगत होकर असली मैदानी कार्यकर्ता तैयार होंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बेकाबू होने लगा है। इसका सबसे ज्यादा असर भोपाल, इंदौर और जबलपुर में देखने को मिला, जिसके बाद से सरकार और प्रशासन इसको लेकर सख्त हो गई। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज से मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर थाना बेरागढ़ क्षेत्र के चंचल चौराहे पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोपाल दिनेश कुमार कौशल और एसडीओपी अंतिमा समाधिया ने मास्क वितरित कर लोगों को जागरूक किया और स्टाफ ने भी 2 मिनट सायरन बजाकर लोगों को जागरूक किया और शपथ दिलाई। नगर के थाना क्षेत्र के अंतर्गत पास के ग्राम में युवती का अन्य समाज के लड़के से प्रेम प्रसंग होने के बाद परिवार ने उसकी हत्या कर दी। हत्या को आत्महत्या दिखाते हुए परिजनों ने ही उसका शव को कुएं में फेंक दिया और थाने में जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन पुलिस ने बारीकी से जांच करते हुए हत्या के मामले का खुलासा किया, जिसमें मृतका के माता पिता, भाई और उसकी फुआ और फूफा को आरोपी बनाते हुए हिरासत में ले लिया। इस मामले का खुलासा करते हुए एसडीओपी मान सिंह ठाकुर और टीआई ललित सिंह डांगुर ने बताया कि 17 मार्च को फरियादी रेखाबाई निवासी खंडवाड़ा ने अपने पति राकेश के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी 17 साल की लड़की 16 मार्च शाम को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया, जिसमें थाने में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान रेशमा की तलाश पताशी करते दिनांक 18 मार्च को रेशमा के शव घर में कुछ दूरी पर एक कुएं में मिला, जिस पर मर्ग कायम कर मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम कराने के बाद बारीकी से पूछताछ की गई, जिसमें हत्या के आरोपी कारावास में होकर अपने कर्मों की सजा भुगतेंगे। 17 मार्च 2021 को रेखाबाई खंगवाड़ा की रिपोर्ट लिखाई कि उसकी लड़की रेशमा अगले दिन शाम 7:30 बजे के आसपास बिना बताए घर से चली गई है और कोई बहला फुसला कर ले गया है। इस बात की आज से रिपोर्ट लिखाई थी, जो अपराध धारा 363 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। दिनांक 18 को उसी लड़की की डेड बॉडी एक घर के पीछे कुएं में मिली।
उस पर से शंका हुई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को थाना प्रभारी द्वारा ललित डांगुर साहब द्वारा बताया गया कि सर डेड बॉडी जो अपहृता लड़की उसकी मिली है। इस बात पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने अपना मार्गदर्शन देकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कुमार साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित थाना प्रभारी के नेतृत्व में की और थाना प्रभारी को सभी एंगलों से जांच करने का निर्देशित करने पर थाना प्रभारी ललित डांगुर साहब ने अपनी टीम को लेकर बड़ी बारीकी से तहकीकात की तो प्रथम दृष्टया ये पाया कि लड़की की डेड बॉडी जो कुएं में मिली है और उसका पीएम वगैरह कराया गया है, जिसमें पानी में डूबने से मौत होना नहीं पाया गया। पेट में पानी वगैरह नहीं मिलने से और मौत प्रकरण ज़्यादा गहरा गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कन्नौज दौरा। कन्नौज विधायक कैलाश राजपूत व अर्चना पांडे ने माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। सलामी लेने के बाद पहुंची पुलिस लाइन सभागार में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों के साथ बैठक शुरू हुई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कन्नौज पहुंची। कन्नौज विधायक कैलाश राजपूत व अर्चना पांडे ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। सलामी लेने के बाद पुलिस लाइन सभागार पहुंची। सभागार में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद FFDC व वद्रा आश्रम भी गई। हाथरस के मथुरा कांसगंज रेलवे मार्ग अज्ञात युवकों ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। युवक को अपने सामने आत्महत्या करते देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ट्रेन को आता देख लोगों ने युवक को ट्रैक से हटाने की काफ़ी आवाज़ भी लगाई, लेकिन युवक ने एक ना सुनी और ट्रेन के नीचे आ गया। वही घटना की सूचना पर पहुंची GRPF पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए पुलिस की शिनाख्त करने में जुट गई है। वो तो वहाँ से हम अपनी गाड़ी नहीं कर रहे थे, ट्रेन आ रही थी, जाम लगा हुआ था, कोई लड़का आ रहा था, लड़की आ रही थी, लड़की तो उधर हो गई वो। अच्छा लड़का रह गया। तो ये दो लोग थे क्या यहाँ पे? नहीं, लड़की तो उधर रह गई, लड़का पीछे था। यूपी के शाहजहांपुर में जली हुई अवस्था में अर्धनग्न मिली छात्रा की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। स्वामी सुकेदेवानंद कॉलेज की छात्रा लगभग 10 किलोमीटर दूर हाईवे किनारे जली हुई अर्धनग्न हालत में सड़क किनारे मिली थी। इस मामले में छात्रा के बयान के आधार पर छात्रा की सहेली सहित 4 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। तुम्हें याद है? नहीं वहाँ से कैसे आई? तीसरे मंजिल पे अच्छा जब गई, फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा? उसके बाद नहीं याद है। नहीं याद। क्या करने गई थी तीसरी मंजिल? मेरी क्लास लगती थी तीसरी मंजिल पे। हाँ। अच्छा, कोई सहेली अली आपके संग में थी? नहीं, मेरी सहेली ने कॉल करी थी तो मैं। क्या नाम है सहेली? कंचन। चंचल ने कॉल करी थी? कंचन ने कॉल करी थी। क्या कहा तुमसे? हाँ, कॉल करी थी तब मैं घर पे थी। उसने कहा मैं भी आ रही हूँ, लेकिन वो कॉलेज में नहीं दिखी। कौन से सब्जेक्ट की क्लास लगती है तुम्हारी तीसरी मंजिल पे? एजुकेशन की। तो आज तुमने वो क्लास ली? नहीं ली थी। जब तुम क्लास में गई तो तुमने क्लास क्यों नहीं ली? क्लास तक पहुंची अंदर? मैं क्लास लेने जा रही थी। हाँ। लेकिन कुछ टाइम था तो सर नहीं आए थे। वो मैंने सोचा कि टाइम हो जाएगा तब आएंगे, लेकिन जलालाबाद से यहाँ कौन लाता है इसको? पापा लाते हैं। इसमें लाते हैं मोटरसाइकिल से लाते हैं, डेली भी जाते हैं। खड़े रहते हैं, जल्दी छोड़ते हैं, वहीं ले जाते हैं। खड़े रहते को थाना तिलहर अंतर्गत नगरिया मोड़ चौकी के आगे एक युवती सायंकाल लगभग 6:15 बजे जली हुई अवस्था में पाई गई थी, जिसको तत्काल उपचार हेतु यहाँ जनपद शाहजहांपुर के जिला अस्पताल और उसके बाद फिर इसे रेफर करके लखनऊ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल में भेजा गया था। उसका पीड़िता का इलाज निरंतर चल रहा था बेहतर तरीके से। इसी दौरान उसके द्वारा जो बयान दिए गए उसको मृत्युपूर्व कथन मानते हुए जिन अभियुक्तों के नाम उसने बताए उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा चुकी है। कल दुर्भाग्यपूर्ण सूचना यह प्राप्त हुई, दुखद सूचना प्राप्त हुई कि कल रात्रि में लगभग 2-2:30 बजे के आसपास उस पीड़िता का दुखद निधन हो गया।
यद्यपि अभी और इसमें इससे संबंधित विवेचना हमारी जारी है और साक्ष्य इत्यादि का संकलन किया जा रहा है। मौके पर कोई कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति नहीं है, बिल्कुल सामान्य है और उनके परिजनों से निरंतर पुलिस संपर्क में है। ये जितने दिन तक उसका इलाज चलता रहा, हमारे पुलिस विभाग से एक सब इंस्पेक्टर और 2 महिला आरक्षी निरंतर बने हुए थे वहाँ। कल भी जब ऐसी दुखद सूचना प्राप्त हुई उस वक्त भी हमारा पुलिस बल मौजूद था, जिसने डॉक्टरों से बात करके और उनको हर तरीके से हर संभव मदद जो पीड़ित परिवार है उसकी की जा रही है। ऑपरेशन के दौरान मरीज के पेट में कैंची भूल जाना ये कहानी फिल्मी जरूर है, लेकिन यूपी के बुलंदशहर में डॉक्टर दंपति ने ऐसा ही कारनामा कर दिखाया, जहां एक डॉक्टर दंपति यूट्रस के ऑपरेशन के दौरान मरीज के पेट में कैंची भूल गए और मरीज की जान चली गई। बेहद संजीदा इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने मृतक मरीज के परिजनों को उपचार में खर्च की रकम का ब्याज समेत वापस लौटाने का फैसला सुनाया। साथ ही डीएम सीएमओ को दोषी डॉक्टर दंपति की प्रैक्टिस रोकने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखने का आदेश सुनाया। दरअसल नगर क्षेत्र निवासी प्रेमिला मित्तल और डॉक्टर जितेंद्र मित्तल दंपति के हॉस्पिटल में घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। अनूप शहर दिल्ली दरवाजा निवासी अवधेश कुमार की पत्नी गीता नवंबर 2012 में पेट दर्द की शिकायत होने पर दंपति डॉक्टर के अस्पताल पहुंची। दंपति द्वारा महिला गीता का पैथोलॉजी में टेस्ट कराने पर दंपति डॉक्टर ने गीता को ऑपरेशन करने की सलाह देते हुए ऑपरेशन कर दिया। 6 दिन बाद गीता को डिस्चार्ज कर दिया। इतना ही नहीं, गीता के ऑपरेशन में किए गए 30,000 रुपये, दवाइयों में दिए गए 20,000 रुपये की कोई रसीद भी नहीं दी। ऑपरेशन के बाद भी महिला के पेट में दर्द बना रहा। दर्द से राहत नहीं मिलने पर जनवरी 2013 में गीता को दिल्ली सेंट स्टीफन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक्सरे में खुलासा हुआ कि गीता के पेट में कैंची नुमा यंत्र है, जिसे ऑपरेशन कर निकालना पड़ेगा। सेंट स्टीफन अस्पताल द्वारा गीता को ऑपरेशन कर कैंची निकाली गई, मगर कैंची से इन्फेक्शन के कारण गीता को अनेक प्रकार की परेशानी होती रही और जून 2020 को गीता की मौत हो गई। पेट में कैंची से इन्फेक्शन हुई गीता की मौत के बाद गीता के पति अवधेश कुमार ने न्यायालय में जो परिवाद दायर किया, उस पर डॉक्टर प्रेमिला मित्तल और जितेंद्र मित्तल ने उपभोक्ता फोरम बुलंदशहर के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बुलंदशहर जिला चिकित्सालय व दिल्ली पुलिस और सेंट स्टीफन अस्पताल उनके खिलाफ साजिश में फंसा रहा है। दोनों डॉक्टर दंपति पक्षों की दलील को सुनने के बाद दंपति को दोषी मानते हुए डॉक्टर प्रेमिला मित्तल व जितेंद्र मित्तल को पूर्ण रूप से लापरवाही और असावधानी बरतने का दोषी माना गया। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। आज उपभोक्ता फोरम की तरफ से एक फैसला सुनाया गया है, क्या पूरा फैसला था और आपकी पत्नी के साथ क्या घटना हुई थी? मेरी पत्नी की बच्चेदानी का ऑपरेशन करा डॉक्टर प्रमिला मित्तल और जितेंद्र मित्तल ने, और उस दौरान उन्होंने पेट में कैंची छोड़ दी। वो कैंची सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में दिल्ली निकाली गई 13 तो उसके बाद में उसका इलाज चलता रहा और 7 साल 18/6/2019 में इसकी मौत हो गई। न्याय मिला है 8 साल बाद। क्या न्याय मिला है आपको? क्या फैसला सुनाया है कोर्ट ने? फैसला मुझे सुनाया है कि उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए और 375 मेरे को दिया जो मेरा खर्चा हुआ था विदिन टेस्ट। आपने 8-9 साल तक ये लड़ाई लड़ी, पत्नी की लड़ाई लड़ी है, अब आप फैसला आज आया है तो आप किस तरह से क्या महसूस कर रहे हैं? मतलब फैसले से संतुष्ट हैं? फैसले से संतुष्ट हूँ, लेकिन क्या करूँ, या कुछ और भी अपेक्षाएं हैं? अपेक्षाएं तो और भी थी, अब पत्नी चलेगी, क्या अपेक्षाएं करूँ, इससे ज़्यादा क्या अपेक्षा करूँ? अब करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? वकील साहब, आज उपभोक्ता फोरम ने एक जो है फैसला सुनाया है, क्या वो पूरा फैसला है और किस तरह निर्णय सुनाया गया है? ये वादी जो है अवधेश कुमार, इनकी पत्नी श्रीमती गीता का ऑपरेशन प्रेमिला मित्तल और डॉक्टर जितेंद्र मित्तल ने, जो रामा हॉस्पिटल खुर्जा रोड बुलंदशहर का हॉस्पिटल है, उन्होंने किया था 16/11/12 को। उस ऑपरेशन में उन्होंने जो कैंची छोड़ दी, कैंची की लंबाई थी 10.5 सेंटीमीटर। उसके शरीर में बहुत भयंकर पीड़ा हुई और उसके बाद वो उन्होंने हायर सेंटर रेफ़र किया। हायर सेंटर में जो सेंट स्टीफन हॉस्पिटल दिल्ली में उनका जो ऑपरेशन दोबारा किया गया 11/1/13 को, और वहाँ पर वो कैंची निकाली गई और उन्होंने सब्जी मंडी को सूचित किया अस्पताल वालों ने, और सब्जी मंडी
नई दिल्ली ने पुलिस ने उसकी कैंची को रिकवर किया और वहाँ पर रिकवर करने के पश्चात उसको सील किया और सूचना यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर को दी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इसके में मुकदमा दर्ज करने का आदेश किया। कोतवाली नगर पर मुकदमा दर्ज हुआ 2013 में और उसकी विवेचना हुई और आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। इस दौरान 2013 में ही परवादी ने मुकदमा दायर किया यहाँ पर माननीय फोरम में और माननीय आयोग ने उसमें अब ये आदेश पारित किया है कि 3,75,000 रुपये उस परवादी को दिए जाएं, क्योंकि उन्होंने जो ऑपरेशन के दौरान घोर लापरवाही की और उपेक्षा बरती और ऑपरेशन के दौरान कैंची छोड़ी, इसलिए उसके लिए 3,75,000 रुपये हर्जाना दिया जाए। साथ ही दोनों डॉक्टरों का जो मेडिकल पंजीकरण है वो निरस्त करने की संस्तुति इंडियन मेडिकल काउंसिल को नई दिल्ली को भेजी जाए, ऐसा आदेश किया है। साथ ही इस आदेश में एक और नई बात आई है और वो है कि इस बुलंदशहर में ज़्यादातर डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन के दौरान मरीजों को खर्चे के और ऑपरेशन के बिल नहीं दिए जाते और बिना बिल के ऑपरेशन और इलाज किए जाते हैं। तो डीएम और सीएमओ दोनों के लिए आदेशित किया गया है कि सभी डॉक्टर्स यहाँ पर अपनी जो रसीदें और खर्चों के जो बिल हैं वो मरीजों को अवश्य दें, ये सुनिश्चित करने के लिए डीएम और सीएमओ को आदेशित किया गया है। आदेश बहुत अच्छा है। लगभग 8 वर्ष बाद पीड़ित को न्याय मिला है और पीड़ित की पत्नी लगातार 2013 से परेशान रही और उसकी 2019 में डेथ भी हो गई इसी कारण से, क्योंकि उसकी यूट्रस में संक्रमण हो गया था और संक्रमण हो जाने के कारण उसकी डेथ हुई। वो लगातार इलाज कराती रही और 2019 में उसकी मृत्यु हो गई। आज पीड़ित हमारे सामने। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बर्रा पुलिस पर चर्चित संजीत हत्याकांड को दोहराने का आरोप फिर से लगा है। आरोपों में ठीक उसी तरह की वारदात का होना और हुबहू पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप, क्योंकि बर्रा पुलिस ने युवक की हत्या के बाद उसके हत्यारों दोषी को गिरफ्तार करके जेल तो भेज दिया, लेकिन परिजनों द्वारा जताए गए शक के आधार पर विजय नाम के युवक को पकड़ने के बाद छोड़ने का आरोप लगाया, जिसके चलते एसपी साउथ दीपक बुकर के ऑफिस पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जिसको संज्ञान में लेते हुए सीओ विकास पांडे ने निष्पक्ष जांच के आदेश जारी कर दिए। पहले कानपुर का संजीत हत्याकांड, जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस को करनी और कथनी को दागदार कर दिया था, साथ ही राजनीतिक अखाड़े में भी विवादित घड़ी में पहुंचने का काम किया था, जिसको साफ करने के लिए सरकार के निर्देशों पर एक एसपी समेत इंस्पेक्टर और दरोगा को निलंबित कर दिया गया था। ठीक उसी तरह फिर से बर्रा थाने की पुलिस पर आरोप लगने शुरू हुए, लेकिन इस बार बारी थी बर्रा 2 में रहने वाले विनय प्रभाकर का था। जब बीती 19 मार्च की रात प्राइवेट नौकरी करने वाले विनय के दोस्त शैलेंद्र और हर्ष ने मोबाइल कॉल के जरिए अपने पास बुलाया और शराब पीने के बाद उसका गला रेतकर हत्या कर दी थी। इस वारदात से बेखबर परिजनों के पास 10 लाख फिरौती का फोन भी आया। फिरौती की बात सुनते ही परिजन सकते में आ गए और पूरा मामला पुलिस को बताया, जिसे सुन बर्रा पुलिस हरकत में आई और हत्या आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। अभी समय भी ज़्यादा नहीं हुआ था कि परिजनों को भी सुराग लगता जा रहा था। तभी पुलिस ने पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार हत्या आरोपी शैलेंद्र और हर्ष को गिरफ्तार कर लिया और पूरी वारदात का खुलासा करते हुए दोनों को जेल भेज दिया। लेकिन परिजन क्षेत्र में रहने वाले विजय की भी हत्या में शामिल होने का आरोप लगा रहे थे, पर बर्रा पुलिस परिजनों के इस आरोप को गलत ठहराने में जुटी हुई थी, जिस बात से निराश होकर परिजनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर एसपी साउथ के कार्यालय का घेराव किया। अमृता है और हम जो हमारा भाई ख़त्म हुआ है, हम उसकी सिस्टर हैं और हम यहाँ पर धरना देने आए हैं क्योंकि हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और यहाँ पर पहले से पैसे ले लिए गए हैं और पुलिस वाली आती है घर में और हम लोग को धमकी देके घर से जा रही है। आपके भाई के साथ क्या हुआ था, कब मारा गया था और क्या आप लोग का आरोप है और क्या आप लोग को न्याय चाहिए? हमारा भाई लोहिया में जॉब करने लगा था और उसके दोस्तों का फ़ोन आता है और वो लोग कहते हैं कि पार्टी है भाई, शाम को आना है। 4 लाख रुपया मांगते और वो लोग भाई शाम को लोहिया जॉब करके आए थे और हमसे कह के ये जाते हैं भाई कि हम 1 घंटा में बहन आ रहे हैं और वो गए वहाँ पर भाई मेरे और उसके दोस्त भी थे और दोस्त कम से कम 10 थे और पूरे घर वाले भी शामिल हैं और मेरा भाई जाता है वहाँ पर और हम फ़ोन करते हैं तो उन्होंने फ़ोन मेरा नहीं उठाया है। इसमें 2 आरोपियों को पकड़ लिया है आप और आपको क्या लगता है और कितने लोग शामिल हैं? उसकी पूरी फैमिली शामिल है, उसकी माँ, उसका बाप और उसका चाचा भी शामिल है और अदर भी लोग 10 लोग और भी शामिल हैं।
हमें वो सब अंदर चाहिए। उसका घर सील क्यों नहीं हुआ? जहाँ पे मर्डर होता है वो तो घर सील कर दिया जाता है। वो घर में धुलाई कैसे चल रही है? और वो आधे अपराधी बाहर क्यों घूम रहे हैं? उनको भी तो अंदर किया जाए। लड़कों की फैमिली हमें चाहिए, उनके दोनों लड़कों की फैमिली चाहिए। और विजय भी इसमें था, उसका कारखाना उसकी बहनोई है, वो भी। पिला करके जो है पैरों में मारा है। पुलिस से बात हुई आपकी? क्या बात? वो पुलिस बात ही नहीं कर रही है। 5 दिन हो गए, पुलिस हमारे घर आई नहीं है। वो आती है पोस्टमार्टम शाम को लेके और हम लोग को गुमराह किया है, गुमराह किया गया। पुलिस सिर्फ ये बताई हम लोग को सवेरे 5 बजे आके आपकी पर्सनल गाड़ी मिली है। कहाँ मिली थी? कहाँ मिली थी? ठाकुर चौरा के पास गाड़ी हमारे भाई की मिली है, सिर्फ ये बताई है अगर। और उसको सब कुछ पुलिस को पता होते ही वो नहीं बताया है। और पुलिस 2 बातें कर रही है, बताती है घर हमारे क्या आकर बताती है कि 12:45 पे बता रही है, और कभी बताती है 2-2:30 बजे बता रही है पकड़े है। जो है विनय का परिवार है, उनके भाई हैं पवन है वो, और कुछ लोग उनके साथ में आए हैं। एक विजय नाम का व्यक्ति है जिस पर इनको शंका है कि उसके संबंध में तहकीकात की जाए, और हमने इनको पूरा आश्वस्त किया है कि उसके मतलब जब तक उसके जो है जांच करके उसको निष्पक्ष जो है अगर दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इस बात पे आश्वासन दिया है। ये लोग सहमत हैं, और जो भी कुछ सुरक्षा के संबंध में बताया गया है वो संबंधित थाने से निर्देश दे दिए जा रहे हैं कि जो है इनसे बराबर टच में रहे। अपना नंबर मैंने दे दिया, कोई ज़रूरत होगी तो इनसे हम संपर्क में रहेंगे। हाथरस नगला मोती बरवाना में 2 समुदाय के युवकों में हुए विवाद में युवक का मारा चाकू हुआ गंभीर घायल। आपको बता दें, थाना हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के नगला मोती में 2 पक्षों में आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के युवक द्वारा एक युवक राहुल को चाकू मारकर घायल कर दिया। 2 समुदाय के युवकों में झगड़े की सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी सिकंदरा राव एवं प्रभारी निरीक्षक हाथरस जंक्शन द्वारा में पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंचकर घायल को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों द्वारा घायल युवक को प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से आरोपी पक्ष के 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। साथ ही गाँव में पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। क्या नाम है आपका? रविंद्र पाल सिंह। आप ग्राम प्रधान हैं? जी। ये क्या मामला था, ये चाकू वाला जो आपकी? अरे चाकू वाला मामला था, कहीं रात 3 में आपस में वाद विवाद हो गया था मोम दोनों के लड़कों में इन्हों में, और इन कुशवाहा समाज के हिंदू लड़कों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि मोमडन गाली आली दे रहे हैं। मैंने फ़ोन करके मोमडन से पूछा, मैंने कि भाई गाली फाली क्यों दे रहे हो? उन्होंने बताया कि रात ये गाली दे रही थी। इतनी देर में मैं इन्हें समझा बुझा रहा हूँ। लड़का ना अपने हिंदू समाज के ना 2-3 लड़के आए, आते ही गाली गलौज करी, हमने बीच बचाव किया। तीसरे लड़के ने एक लड़के के चाकू मार दिया। इसमें घायल हो गया गंभीर रूप से? हाँ, घायल हो गया। उसे परिजन कहाँ लेके गए? हाथरस अस्पताल। उसकी हालत गंभीर है क्या? हाँ, अभी ये तो पता नहीं। रेफर कर दिया उसको? हाँ, ये नहीं पता है कि अलीगढ़ रेफर बताया है कि अलीगढ़ रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस भी आ गई क्या? हाँ, पुलिस आ गई थी। क्या नाम था जो घायल है? राहुल। किसका बेटा था ये? गजाधर का। अच्छा, ये जो मुस्लिम थे ये कहाँ के थे? गांव के ही हैं। गाँव के। क्या नाम है उसका? यूनिस ने बुलाए थे बाहर से लड़के कुछ? हाँ। ये कुछ पकड़ भी लिए लोगों? हाँ, पकड़ गई है। क्या लोग पकड़ लिए? 4-5 लोग पकड़ लिए। इसमें रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है? हाँ, रिपोर्ट दर्ज करा कर तहरीर दे दी गई है। तहरीर दे दी गई है? कितने लोगों के खिलाफ करेगी? अब तो बाहर वालों तो उनका तो पता बाद में होगा। 4 गांव के आदमी के। और अब कैसा माहौल है गाँव में? अब माहौल सही है, अब कोई ऐसा वैसा नहीं है। तनाव का माहौल नहीं है। आज दिनांक 23/3/2021 को प्रातः करीब 9 बजे ग्राम नगला मोती थाना क्षेत्र हाथरस जंक्शन से 2 पक्षों के बीच विवाद की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया जाना ज्ञात हुआ। इस सूचना पर तत्काल में स्वयं थाना प्रभारी हाथरस जंक्शन में पुलिस बल के मौके पर पहुंचे। घायल युवक को उपचार हेतु जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद
उसकी हालत खतरे से बाहर होना बताया है। आरोपित पक्ष के 6 व्यक्तियों को मौके से हिरासत में लिया गया है। गांव में पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद महुआ में शहीद दिवस के मौके पर जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर नव भारत जर्नलिस्ट एसोसिएशन विंग्स और संयुक्त मीडिया क्लब के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये निफा जो नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट और एक्टर्स का है, वो नव भारत जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सहयोग से पूरे उत्तर प्रदेश में 131 जगहों पर ब्लड डोनेशन के कैंप लगा रहा है। और महोबा में ज़िला अस्पताल के ब्लड बैंक में अब तक 24 से 25 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनमें से 4 से 5 लोग अब तक रक्तदान कर चुके हैं। ऐसे में जो रक्तदाता हैं उनका कहना ये है कि ब्लड डोनेट करने के बाद उनको बेहद खुशी है और उनके रक्त की एक एक बूंद किसी के जीवन को बचा सकती है। ये बेहद खुशी की बात है। और अपने कार्यक्रम के माध्यम से मैं ज़िलेवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि आएँ और रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान महादान है और आपके रक्त की एक एक बूंद जो है वो दूसरे को जीवन प्रदान करने की क्षमता रखती है। तो आप सभी से अपील है, स्वागत है, रक्तदान के शिविर में आएँ और अधिक से अधिक रक्तदान करें। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज़, आपकी आवाज़ के साथ।